नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम। क्या चुनाव से पहले भाजपा चिद्दी चोरी कर रही है? क्या देश में कोई भी ऐसा आदमी सुरक्षित है जिससे सरकार को खतरा है? फिर चाहे वो विपक्ष का कोई नेता हो, कोई पत्रकार हो, कोई उद्योगपति हो। अभी कुछ दिनों पहले एक सवाल पूछा गया था कि आखिर मोदी ऐसा क्या करते हैं कि वो हारते नहीं, वापसी करती है उनकी पार्टी हर बार चुनाव में, फिर चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। चलिए, आज मैं कार्यक्रम में आपको यह बताने की कोशिश करता हूं कि मोदी क्या करते हैं, और हां, आपको यह भी बताते हैं कि अदानी जी के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या करेगी, और उस पूरे मामले में जो अदानी से जुड़ा हुआ है उसमें क्या एंगल है जिससे विपक्ष परेशान है। इस साल 31 अक्टूबर की बात है, करीब सुबह 9:30 बजे टीएमसी की जो सांसद रही बहुआ मोइत्रा, उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर पर सनसनी फैला दी। एक आरोप लगाकर उन्होंने भाजपा सरकार पर एक ऐसा आरोप लगाया जिससे विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता चौंक गए, उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल उन्हें एप्पल ने वार्निंग मैसेज भेजा था जिससे उनके फोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स ने हैक करने की कोशिश की। ये उनको वार्निंग दी गई। अब बहुआ मोइत्रा अकेली नहीं थी, उनके साथ शिवसेना यूपीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी थी, कांग्रेस नेता शशि थरूर भी थे, और कई विपक्ष के नेता थे, सांसद थे। कुछ पत्रकारों ने भी यह दावा किया कि उन्हें एप्पल ने ऐसी चेतावनी दी। और उस समय जैसा कि सरकार की फितरत होती है, इन आरोपों से उसने इनकार कर दिया कि इसमें सरकार का या स्टेट का कोई हाथ नहीं है, स्टेट की कोई भूमिका नहीं है। मामला ठंडा पड़ गया। लोगों ने कहा कि होगा कोई मामला। लेकिन अक्टूबर से 2 महीने बाद 28 दिसंबर को एक बार फिर से ये जिन बोतल से बाहर आया। 28 दिसंबर को अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल सिक्योरिटी लैब ने इस मामले में डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की। ये रिपोर्ट जो आप देख, रिपोर्ट हैरान करने वाली थी, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि जिस दिन एप्पल ने विपक्ष के सांसदों और पत्रकारों को यह नोटिफिकेशन भेजा, उसके ठीक एक दिन बाद ही नरेंद्र मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी, उसको रफ्तार दी। एप्पल इंडिया के अधिकारियों पर दबाव बनाया गया कि वो इस वार्निंग को अपने सिस्टम की गलती बताएं या कोई वैकल्पिक बयान तैयार करें। ये मोदी सरकार के लोगों ने एप्पल इंडिया के अधिकारियों से कहा। तो इसके बाद सवाल ये कि आखिर मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट को केंद्रीय जांच मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खारिज करते हुए ये कहा कि ये आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित है, पूरी तरह से मनगढ़ंत रिपोर्ट है, इसका कोई आधार नहीं। जब शासकों ने एप्पल की इस नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू किया, तो बीजेपी के कई नेताओं ने इस वार्निंग पर सवाल उठा दिए और इस बात की ओर इशारा किया कि ये एप्पल का इंटरनल थ्रेट एल्गोरिथम था जो शायद गलती से लोगों के पास चला गया। इसमें डरने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा था, गंभीर था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि इस तरह के सार्वजनिक दावों से अलग प्राइवेट में मोदी सरकार के अधिकारियों ने एप्पल के भारत में प्रतिनिधि को बुलाया और कहा कि कंपनी वार्निंग को लेकर हो रहे राजनीतिक असर को कम करने के लिए सरकार की हेल्प करे। इतना ही नहीं, सरकार ने एप्पल के देश से बाहर रहने वाले एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को भी बुलाया और उनसे कहा कि इस नोटिफिकेशन को लेकर एप्पल की ओर से सफाई पेश करने के विकल्प तैयार किए जाएं। ये सरकार बैकहैंड पे पूरी चीजें कर रही थी। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह दावा किया है, और इनमें से एक शख्स ने यह कहा है कि सरकार के लोग उस वक्त काफी खफा थे, नाराज, आग बबूला हो गई थी सरकार एप्पल के ऊपर। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि एप्पल के विदेशी अधिकारी कंपनी के वार्निंग मैसेज के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे, लेकिन जिस तरह से भारत सरकार ने एप्पल की विश्वसनीयता को कमतर करने की कोशिश की और जिस तरह का प्रेशर सरकार की ओर से बनाया गया, इसका असर कुपर्टिनो के हेडक्वार्टर में बैठे एप्पल के अधिकारियों पर पड़ा, जो ये पूरा मामला हैंडल करते हैं, देखते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात जो दिखी वो ये कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को भारत की मौजूदा सरकार की ओर से दबाव का सामना करना पड़ा। यह भी जानना अहम है कि आने वाले दशक में भारत एप्पल के लिए एक अहम बाजार होने वाला है। अब जाहिर है कि 2 महीने में दूसरी बार इस तरह के मामले खड़े हो गए तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनने लगा। तो सरकार को इस मामले में जवाब देना ही था, बताना ही था कि आखिर सच्चाई क्या है। तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया, उसका खंडन किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक टिप्पणी की, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने लिखा, वॉशिंगटन पोस्ट की खबर स्टोरी टेलिंग जो है उसको थकाने वाला है, अगर आप उसका जवाब देते हैं तो मैं जवाब देना नहीं चाहता, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कहानी आधा सच और पूरी तरह सजावटी है। उन्होंने ये भी कहा कि नोटिफिकेशन को लेकर जांच अभी जारी है, इसलिए इसमें इतनी चिंता करने वाली कोई बात नहीं। आईटी मंत्रालय का हर तरह का इस पर रुख स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि ये एप्पल को बताना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये वार्निंग ट्रिगर हुई। एप्पल से भारत सरकार की जांच में शामिल होने को कहा गया है और ये जांच जारी है। ये सभी तथ्य हैं और बाकी पूरी कहानी एक रचनात्मक सोच पर है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है जो अक्टूबर में। आपको बता दें कि अक्टूबर में 20 लोगों को एप्पल ने चेतावनी नोटिफिकेशन भेजा था। ये लोग विपक्ष के नेता और जर्नलिस्ट थे, वो जर्नलिस्ट जो सरकार के खिलाफ लिखते। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट ये कहती है कि जिन 2 पत्रकारों को एप्पल ने वार्निंग भेजी थी, उनमें से 2 नामों की चर्चा है। एक है आनंद मंगनाले और एक है सिद्धार्थ वरथराजन। अब मैं आपको इस पूरे मामले के अदानी कनेक्शन के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि यहीं से अदानी का कनेक्शन, अदानी का एंगल निकलता है इस पूरे मामले में। आनंद मंगनाले जिनके पास ये वार्निंग आई, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी OCCRP के दक्षिण एशिया के एडिटर हैं। ये एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो खोजी जर्नलिज्म के लिए जानी जाती है। और इस साल सितंबर की शुरुआत में ब्रिटिश अखबार द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ मिलकर OCCRP ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक रिपोर्ट छापी थी। दावा ये किया गया था कि टैक्स हेवन देश मॉरिशस के 2 फंड, इमर्जिंग इंडिया फोकस्ड फंड यानी EIFF और EM रिसर्जेंट फंड ने 2013 से 18 के बीच अदानी ग्रुप की 4 कंपनियों में पैसा लगाया और इनकी शेयरों की खरीद फरोख्त की। इस पर एक स्टोरी मैंने की भी थी। द वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल 23 अगस्त को OCCRP ने अदानी समूह को इस कहानी पर उनका बयान जानने के लिए मेल किया था। मेल करने के 10 दिन के बाद ये रिपोर्ट आई, लेकिन आनंद मंगनाले के फोन का एमनेस्टी इंटरनेशनल ने फॉरेंसिक एनालिसिस किया, जिसमें पता चला कि अदानी समूह को कहानी पर उनका रुख जानने के लिए किए गए ईमेल के 24 घंटे के भीतर उनके फोन में एक पेगासस स्पाईवेयर डाला गया। अभी और चौंकाने वाला खेल हो गया इसके बाद। पेगासस का कनेक्शन इजराइल से है। इजराइल मोदी जी को बड़ा पसंद करता है और अदानी मोदी जी के मित्र हैं, ऐसा दावा किया जाता है। तो पेगासस के खतरे क्या हैं, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। इससे वो कड़ी जुड़ने भी लगती है जो विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार के ऊपर। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप बनाता है और कंपनी का ये कहना है कि वो केवल देश की सरकारों को ही बेचता है, यानी सरकारों के पास ही ये होता है। वॉशिंगटन पोस्ट के दिए गए जवाब में अदानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया कि वो किसी भी तरह की हैकिंग में शामिल था और उन्होंने OCCRP पर उनके खिलाफ बदनाम करने वाला अभियान चलाने का आरोप भी लगाया। तो इस पूरे मामले में अदानी इस तरह से जुड़ जाते हैं। अदानी ग्रुप की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की प्रमुख वर्षा चेनानी ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक जवाब में यह कहा कि अदानी ग्रुप उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा और नियमों के साथ काम करता है। बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर। एमनेस्टी ने यह भी पाया कि जिस एप्पल आईडी का इस्तेमाल मांगले के फोन को हैक करने के लिए किया गया था, उसी आईडी से भारतीय न्यूज वेबसाइट दी वायर के सह संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन के फोन को हैक करने का प्रयास भी किया गया था। ये एप्पल आईडी थी natalbymarinova@proton.me। अब जाहिर सी बात यह है कि सरकार पर इतने गंभीर आरोप लग रहे थे तो जांच भी सरकार को ही करनी चाहिए थी और जांच में सहयोग भी करना चाहिए था, लेकिन सरकार अपने खिलाफ जांच करेगी क्यों? इस पर सिद्धार्थ वरदराजन ये कहते हैं कि उनका कोट है कि जब हमने सरकार 2021 में फॉरवर्डेड स्टोरीज मिलकर पेगासस स्पाईवेयर पर रिपोर्ट की थी, तब भी सामने आया था कि कई फोन में इसका इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं भी उनमें से एक था। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और मामले की जांच भी की गई, लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना कि जांच कमेटी के साथ सरकार ने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। यह तो एक तरह की अवहेलना है कोर्ट की। मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने कहा मेरा सवाल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों हल्के में ले रहा है। 3 साल बाद फिर लोगों के फोन को टारगेट किया गया है।
यानी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर गंभीरता से पेश आना चाहिए। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से, चूंकि चुनाव है, एक बार फिर से सवाल उठने लगे। जब अक्टूबर में कई सांसदों ने एप्पल के वार्निंग को एक्स पर शेयर करना शुरू किया और इस पर चर्चा शुरू हुई, तो भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एप्पल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विराट भाटिया को बुलाया। अखबार को मामले की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने ये बात बताई और ये बताया कि ये पूरा अंदर खेल क्या चल रहा है। इनमें से एक ने अखबार को यह बताया कि भारतीय अधिकारियों ने एप्पल से कहा कि वो अपनी वार्निंग वापस लें और कहें कि यह गलती से हुआ। सरकार के अधिकारी और एप्पल के अधिकारी के बीच इस बात पर कहासुनी हो गई। एप्पल इंडिया के अधिकारी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वो एक ऐसा बयान जारी कर सकते हैं जिसमें कुछ कैवियट पर जोर दिया जाए, जैसा कि एप्पल की वेबसाइट पर पहले से लिखा हुआ है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। यानी एप्पल ने सरकार की बात मानने से इनकार कर दिया। इस मामले पर सांसदों के ट्वीट के कुछ घंटों बाद ही एप्पल इंडिया ने एक बयान जारी करके कहा था कि जिसमें इस तरह की अटैक की पहचान खतरे की खुफिया सिग्नल पर आधारित होती है और कई बार सटीक नहीं होती है और आधे अधूरे होते हैं। ऐसा संभव है कि वार्निंग वाले कुछ मैसेज फॉल्स अलार्म हो सकते हैं या हो सकता है कि अटैकर्स का अभी पता ही न लगे। ये एप्पल इंडिया ने कहा, यानी एक मिला जुला बयान दिया। हम किन हालातों में हैं ऐसे खतरों से जुड़ी सूचनाएं जारी करते हैं ये नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा करने पर स्टेट प्रायोजित हमलावर भविष्य में ऐसी हरकत पकड़े जाने से बचने का रास्ता खोज लेंगे। ये भी एप्पल इंडिया ने कहा। यानी एप्पल इंडिया एक बीच का रास्ता तलाश रही। जब एप्पल ने यह बयान जारी किया तो इससे जो संदेश साफ तौर पर जाहिर था वो ये कि एप्पल अपनी ही चेतावनी को गंभीरता से न लेने की ओर इशारा कर रहा था। वो ये कह रहा था कि आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। एक शख्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि भाटिया ने कंपनी के लोगों से कहा था कि वो सरकार की ओर से काफी प्रेशर में है, लेकिन कंपनी के बाकी एग्जीक्यूटिव ने कहा कि हमें मजबूत बने रहने की जरूरत है। यानी बाकी एग्जीक्यूटिव भाटिया के साथ नहीं थे। रिपोर्ट यह भी कहती है कि 2 बड़े टेक पत्रकारों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि एप्पल इंडिया की कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन विभाग ने उनसे ऐसी कहानियां करने को कहा था जो इस बात पर जोर देती हो कि एप्पल की वार्निंग गलत हो सकती है। यानी ऐसी रिपोर्ट करना जो खुद एप्पल के ही सिक्योरिटी सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े करे। आप समझ सकते हैं कि सरकार का प्रेशर क्या रहा हो। आप समझ सकते हैं कि यह मामला कितना उलझा हुआ है और क्यों मोदी सरकार एप्पल के साथ बात कर रही थी। जिन लोगों को 30 अक्टूबर को एप्पल ने वार्निंग भेजी थी उनमें से एक थी शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। अब प्रियंका चतुर्वेदी तो परेशान हो गई, हालांकि परेशान बाकी लोग भी हो गए। वो कहती है कि एप्पल के महंगे डिवाइस खरीदने का कारण यही होता है कि हमारी सिक्योरिटीज मजबूत होगी, लेकिन अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सरकार के दबाव में आकर सरकार के साथ हो जाएगी या अपना व्यापार देखकर एथिक्स से समझौते कर लेगी तो आप सोचिए कि आगे क्या हो सकता है। यह प्रियंका चतुर्वेदी की चिंता थी। सुप्रीम कोर्ट की भी एक बात सामने आई। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की विपक्षी पार्टियों पर और पत्रकारों पर हो रही जासूसी की अनदेखी करेगा तो कल को यह मामला और बढ़ेगा और सीजीआई तक की जासूसी होने लगेंगी, फोन टारगेट किए जाने लगेंगे, कोई महफूज नहीं रहेगा। यह प्रियंका चतुर्वेदी की चिंता थी। उनका कहना था कि एप्पल को भी सचेत रहना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर कुछ करना चाहिए। एप्पल की वार्निंग जिस हैकिंग को लेकर भेजी गई थी उसके जरिए कथित रूप से पेगासस स्पाईवेयर फोन में डालने की कोशिश की गई। पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर फोन में डाल दिया जाए तो हैकर के पास दूर बैठे हुए भी फोन का माइक और फोटोज कैमरे का एक्सेस होता है, यानी वो आपके फोन को हैंडल कर सकता है। कोई सरकार कड़ी आलोचना पसंद नहीं करती है, सच है, लेकिन अंतर बस ये होता है कि कुछ सरकारों को बर्दाश्त नहीं होता और कुछ लोगों को बर्दाश्त होता है, वो अपनी आलोचना बर्दाश्त। तो जिन सरकारों को आलोचना बर्दाश्त नहीं होती वो कुछ भी करते। द वॉशिंगटन पोस्ट को दिए जवाब में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि हमने इस मामले में तकनीकी जांच शुरू कर दी है। अब तक एप्पल ने जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया और ये सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कह रहा है कि वो पूरा हैंडल कर रहे हैं। अखबार से बात करते हुए भारत की टेक नीतियों पर काम करने वाली एक वेबसाइट है मीडिया नाम, उसके संस्थापक हैं निखिल पहवा। वो ये कहते हैं कि भारत सरकार खुद पर ही लगे आरोपों की जांच निष्पक्ष होकर कैसे कर सकती। भारत सरकार बस कहने के लिए ये बातें कर रही है
जैसा हम अक्सर सरकार को करते हुए देखते हैं, वो मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रही है। बीबीसी ने भी इस पे एक विस्तृत आर्टिकल छापा है, उसने भी निकल बैवा से बात की। अब चला आपको पेगासस के इतिहास के बारे में भी बता देते हैं कि इतना खतरनाक क्यों है और भारत में इसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दरअसल पेगासस का इस्तेमाल मूलतः जासूसी के लिए किया जाता है। जुलाई 2021 में, यानी 2 साल पहले, फॉरवर्डेड स्टोरीज के नाम से दुनिया की कुछ न्यूज संस्थाओं ने एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया था कि दुनिया भर के कई पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के फोन हैक किए जा रहे हैं। उनको हैक करके जानकारियां जुटाई जा रही। पेगासस नाम के जिस स्पाईवेयर से फोन हैक करने की बात की गई, उसे तैयार करने वाली कंपनी एनएसओ ने तमाम आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वो संप्रभु देश की सरकारों को ही ये सॉफ्टवेयर बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना होता है। यानी वो देश हित में, राष्ट्र हित में इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। उस समय भारत में दी वायर ने एक रिपोर्ट में छापा था जिसमें दावा किया गया था कि देश में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व प्रमुख समेत कई बिजनेसमैन पर पेगासस का इस्तेमाल हुआ है। ये दी वायर की रिपोर्ट में बताया गया। उस समय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में बयान देते हुए कहा था कि बेहद सनसनीखेज स्टोरी चली और इस स्टोरी में बड़े बड़े आरोप लगाए गए। मानसून सत्र से एक दिन पहले प्रेस रिपोर्टों का आना संयोग नहीं हो सकता। ये भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने साफ किया कि इस जासूसी कांड में सरकार का कोई कनेक्शन नहीं। ये अश्विनी वैष्णव ने सफाई में कहा। हालांकि भारत सरकार ने कभी भी इस बात पर स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि उन्होंने एनएसओ ग्रुप से पेगासस स्पाईवेयर नहीं खरीदा। ये उनका अधिकार भी है, खरीद सकता है। लेकिन पेगासस काम कैसे करता है, कैसे वो खतरनाक हो जाता है? पेगासस एक स्पाईवेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी है एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी, ये बनाती है इसको। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में या किसी भी फोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर उस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। यानी इतना आपके फोन में डीप चला जाता है ये स्पाईवेयर। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्परसाई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस आपको एन्क्रिप्टेड ऑडियो सुनने और एन्क्रिप्टेड संदेशों को पढ़ने लायक बना देता है। एन्क्रिप्टेड ऐसे संदेश होते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो भी उसे देख या सुन नहीं सकता, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज है, इंस्टाग्राम का मैसेज है। पेगासस के इस्तेमाल से हैक करने वाले को उस व्यक्ति के फोन से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। यानी पेगासस उस तरह के मैसेज भी पढ़ लेता है। पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली थी। यानी 16 में, मोदी सरकार के पहले टर्म में। उन्हें कई एसएमएस प्राप्त हुए थे उस वक्त जो उनके मुताबिक संदिग्ध थे। उनका यह मानना था कि उनमें लिंक गलत मकसद से भेजे गए थे। यानी वो पेगासस के बारे में उस वक्त उन्हें बता रहे थे। उन्होंने अपने फोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब के जानकारों को दिखाया। उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से इस मामले में मदद ली कि आखिर मंसूर साहब के फोन में हो क्या रहा। मंसूर का अंदाजा सही था। अगर उन्होंने लिंक पर क्लिक किया होता तो उनका आईफोन मेलवेयर से संक्रमित हो जाता और इस मेलवेयर को पेगासस का नाम दिया गया। लुकआउट के शोधकर्ता ने इसे किसी एंड पॉइंट पर किया गया सबसे जटिल हमला बताया था उस वक्त। अब ध्यान देने वाली बात एक और है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को यह प्रोग्राम घेरने में कामयाब हुआ। हालांकि एप्पल इससे निपटने के लिए अपडेट लेकर आया था उस वक्त। और इसके बाद साल 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मेक्सिको की सरकार पर पेगासस की मदद से मोबाइल की जासूसी करने वाला उपकरण बनाने का आरोप लगा। यानी उस वक्त ये रिपोर्ट छापी गई थी। रिपोर्ट ये कहती है कि इसका इस्तेमाल मेक्सिको में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर, पत्रकारों पर, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जाना था। इस रिपोर्ट में यह विस्तार से बताया गया था। मेक्सिको के जाने माने पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार पर मोबाइल फोन से जासूसी करने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में कई बातें बताई गई। उसमें यह भी कहा गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर मेक्सिको की सरकार को
इसराइली कंपनी एनएसओ ने इस शर्त पर बेची थी कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ अपराधियों और आतंकवादियों के खिलाफ करेंगे, लेकिन सरकार ने इसका इस्तेमाल खुद को बचाने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर की खासियत ये है कि ये स्मार्टफोन और मॉनिटर कॉल्स, टेक्स्ट और दूसरे संवादों को पता लगा सकता है। ये फोन के माइक्रोफोन या कैमरे को एक्टिवेट कर सकता है, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। कंपनी पर सऊदी अरब की सॉफ्टवेयर देने से इनकार कर दिया, जिसका कथित तौर पर पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या में और उनकी जासूसी करने में इस्तेमाल किया गया था। कंपनी कहती है कि हमने सऊदी अरब को सॉफ्टवेयर नहीं लिया। एनएसओ कंपनी हमेशा से दावा करती रही है कि ये प्रोग्राम वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध से लड़ना है। इसका कोई भी इस्तेमाल ऐसा नहीं कि जासूसी के लिए आप कर रहे हैं। कंपनी ने कैलिफोर्निया की अदालत में कहा था कि वो कभी भी अपने स्पाईवेयर का उपयोग नहीं करती है, केवल संप्रभु सरकारें इसका इस्तेमाल करती हैं। ये कंपनी ने बताया है अपनी सफाई में, यानी कंपनी ये कहती है कि वो इसका गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करती है और नहीं करने देना चाहती। लेकिन तमाम सरकारें इसका क्या गलत इस्तेमाल कर रही हैं? क्या मोदी सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है? क्या अदानी के पास ये सॉफ्टवेयर है? क्या भारत में क्या तमाम लोग इसकी जद में है? क्या ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं और वॉशिंगटन पोस्ट के बाद तो ये सवाल और गंभीर तरीके से खड़े हो गए हैं। यानी जो कुछ भी चल रहा है अंदर खाने, वो आम लोगों को नहीं पता। आम लोगों को नहीं पता कि विपक्ष क्या कर रहा है, जज क्या करने वाले हैं, पत्रकार क्या रिपोर्ट करने वाले हैं। ये सारी जानकारी क्या किसी को पता चल रही है? बड़ा गंभीर मामला है ये, क्योंकि एक तरीके से ये आपकी निजता पर हमला है, आपके संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। और अगर ऐसा है तो ये बड़ी चिंता की बात है। आने वाला समय और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बहुत शुक्रिया।